सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह पूनिया जी का साथ हमारे इस प्रोग्राम में होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों के ऊपर बात चर्चा करते हैं। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबरों से करते हैं। सबसे पहले ईरान-अमेरिकी जंग के बारे में बात करें तो ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में लगा हुआ है अमेरिका। ट्रंप ने और भी कई बहुत कुछ कहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब पीट हेगसेथ को देखते हैं तो वो तो बोल रहे हैं कि इतने पैसे खर्च कर दिए गए हैं, पेंटागन उधर पैसे के लिए ललक रहा है कि पैसा कहीं से आए तो उसको लगाएँ। खैर, क्या है जंग के मौजूदा हालात? देखिए, जंग के जो मौजूदा हालात हैं, उसमें तो साफ दिख रहा है कि जो ईरान है और अमेरिका है, वो कहीं न कहीं पूरी दुनिया को परेशान करेंगे। पूरी दुनिया को परेशान करने का मतलब ये है कि दोनों ही मुल्क अपनी मनमानी करने पर उतारू हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा बड़ा हमला करने के लिए तैयार है, तैयारी पूरी है, अब सिर्फ फैसला लेना बाकी है। ट्रंप ने ये भी कहा है कि ईरान ने अभी तक पर्याप्त दर्द नहीं झेला है। खैर, जो ईरान है, ईरान भी बराबर का जवाब दे रहा है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म करने का रास्ता बातचीत है, नए हमले नहीं। इधर ब्रिटेन ने भी अपनी सेना को अलर्ट कर रखा है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर उसकी सेना देश की सुरक्षा के लिए तैयार है। इससे पहले ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किया तो उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। खैर, सऊदी अरब में 2 जहाज़ों के ऊपर हमला हुआ है और यमन के हुती विद्रोहियों ने रेड सी में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकर एंसेलिया और लैला पर बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया है। तो दोनों जहाज़ों में आग भी लगी है, संगठन ने ये बात कही है। अब सोच के देखिए कि जो हूती विद्रोही हैं, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो नो डाउट उनको एक एक बैकिंग तो है। हूती विद्रोहियों के डर से 10 जहाज़ों ने अपना रास्ता भी बदला है। जिस बात का डर था कि बोब अल मंदेब स्ट्रेट पार करने में मुश्किलें होंगी, वही हुआ है। कम से कम 10 जहाज़ों ने अपना रास्ता बदला और उन्होंने फैसला लिया कि बोब अल मंदेब स्ट्रेट से वो नहीं गुजरेंगे। अब ये जहाज़ अफ्रीका के दक्षिणी सिरे कैप ऑफ गुड होप के रास्ते लंबा सफ़र तय करके अपने गंतव्यों तक पहुँचेंगे, अपने डेस्टिनेशंस तक पहुँचेंगे। खैर, ब्रिटेन ने अमेरिका को सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। जो एंडी बर्नहम हैं, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा है कि आप हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया और ग्लॉस्टरशायर का फेयरफोर्ड एयरबेस अमेरिकी विमानों के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, अभी तक जो संघर्ष चला है जब से 28 फरवरी से और 20 जुलाई तक, तो भारत में अब तक 26,000 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भारत के वाली रद्द करनी पड़ी हैं। कई इसके अलावा कई उड़ानों का रास्ता बदलना पड़ा और उनमें देरी भी हुई है। तो खैर, एक एक बड़ा नंबर है, 26,000 जो फ्लाइट्स हैं। तो मैं वही जो आपको कह रहा था कि ये पूरी दुनिया को ही ट्रंप और जो ईरान है वो पूरी दुनिया को ही अब बेचैन कर देने वाली स्थिति पर छोड़ के जा रहे हैं। ट्रंप का अब देखते हैं कि स्थिति कहाँ पहुँचती है। हालाँकि जो ट्रंप है, उन्होंने ईरान युद्ध के बीच में बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की। उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से $95 अरब का रक्षा बजट पास करवाया है और 214 वोटों से मंजूर हुआ है। अब इसे मंजूरी के लिए ये जाएगा सीनेट में और ईरानी युद्ध और अन्य जो नेशनल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उनके लिए और भी एक्स्ट्रा फंड वो ले पाएँगे। खैर, ये अपडेट अमेरिका और ईरान जंग से थी। जी, और इससे आगे बढ़ें तो अभी बात सीजेपी प्रोटेस्ट की करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी बोली है कि प्रधान के इस्तीफे पर सरकार कल जवाब देगी। आज वैसे मीटिंग थी एक साझी जगह पर, जेपी नड्डा और एक और मंत्री जो हैं पीएमओ के, उनके साथ मीटिंग हुई है। 2 जन गए थे वहाँ पर। क्या बातचीत हुई है, बाहर आके वो क्या बोल रहे हैं, क्या और उन्होंने खास तौर पर जो कल रात हुआ है एक वीडियो आना पीएम नरेंद्र मोदी की और उसी के साथ सोनम वांगचुक का अपना अनशन खत्म करना, उस पर भी कोई बयान जारी किया है? देखिए, आपको पता होगा कि आज
जो जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से 2 जो यंग एक्टिविस्ट हैं, वो मिले थे। उसमें आशुतोष रांका और सौरभ दास सीजेपी के दोनों प्रवक्ता हैं। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के ऊपर बोला है। आशुतोष रांका और सौरभ दास ने मंच पे आके भी ये क्लियर किया है कि वो एक डिमांड के ऊपर बहुत अडिग हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं होगा। और दूसरा उन्होंने जो बात बताई है कि भाई जो जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके घर वालों को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए। 5 नए सुझाव भी सीजेपी ने दिए हैं। 2 घंटे बातचीत हुई है और जो जेपी नड्डा थे उन्होंने ये कहा है कि वो प्रधान के इस्तीफे को लेकर कल उनको क्लियर करेंगे। आज डीएमआरसी ने 18 मेट्रो स्टेशन दिल्ली में बंद रखे। आज फिर लाख प्लस भीड़ जंतर मंतर पर उमड़ी थी। खैर देखते हैं कि स्थिति क्या होती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेपर लीक जांच के मामले में नागपुर और औरंगाबाद में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के आदेश दिए हैं। वही फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात मोदी भी कल अपनी वीडियो में कर रहे थे। तो यही है, देखते हैं कि क्या स्थिति है बनती है। पर अभी कोकरोच जनता पार्टी के जो 2 नेता जो मिलने गए थे, उनको कल तक का ये कहा, सरकार ने कहा कि कल तक हम बताएंगे। तो क्या पता क्या वो कौन सा तापमान नाप रहे हैं, तो कल ही पता चलेगा। जी, कल देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जो फोमो होता है वो बहुत बहुत सारे लोग कल दूर करेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे के वीकेंड पर सब जो कॉर्पोरेट मजदूरी करते हैं वो भी लोग पहुंचने की आस है। देखते हैं क्या बनेगा। खैर, हिमाचल की खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल में एक चट्टान पूरी की पूरी एक कार के ऊपर गिर गई, कई मौतें होने की खबर है। उधर गुजरात में भी बाढ़ है। देखिए लगातार जो हालात हैं मानसून के, वो अलग-अलग तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। हालाँकि एल नीनो ईयर भी है, वो भी एक एक बात ध्यान रखनी है। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किए गए हैं बहुत सारी जगहों पे। 5 शहरों में पानी भरा है, बाज़ार भी डूबे हुए हैं। गुजरात में नवसारी में बाढ़ है। हिमाचल में लैंडस्लाइड हुई, जिसके कारण 13 लोगों की डेथ हुई है। गाड़ी में 15 लोग थे और 13 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई। लाहौल स्पीति का ये मामला है। गुजरात में जो जैसे मैंने बताया कि 5 शहर ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा है और हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट लोगों को किया जा रहा है। बाज़ार के बाज़ार डूबे हैं, शहर के शहर डूबे हुए हैं। बिहार में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तेज़ बाढ़ है। रेड अलर्ट गुजरात रीजन में है, ईस्ट राजस्थान में, सेंट्रल महाराष्ट्र में। खैर देखते हैं कि स्थिति क्या रहती है। पर ये है कि कई इलाके ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी बारिश नहीं हो रही है। जी, जी। और आगे बढ़े तो उधर पैलेट गन चलने का मामला आज खासा उठा है, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी सी राहुल गांधी ने की एक बच्चे के साथ, जिसकी आंख भी शायद जा चुकी है। दूसरी तरफ जेपी नड्डा का इस पर बयान आया है कि प्रदर्शन में क्या करने गए थे। क्या कैसे देखते हैं? मैं अभी आपका भी फेसबुक पर पढ़ रहा था, जो अभी आपने लिखा है कि एक दोस्त आपका जिसके पायलट गन का छर्रे लगे हुए हैं, वो भी ज़रा तफ़सील से बताइए? देखिए, तो हमारे एक पत्रकार साथी हैं आउटलुक के, तो वो हालाँकि आज उनके हेल्थ की अपडेट आई है। और सबसे पहले तो उस पत्रकार दोस्त की बात कर लेते हैं जिनके पेलेट गन के जो छर्रे लगे थे। पेलेट गन की गोलियों से जो मतलब छर्रे लगे हैं उसमें जो तकरीबन 25 से 30 जो छर्रे हैं वो गिने हैं और डॉक्टरों ने उसके शरीर में जो छर्रे फँसे हुए खुद दिखाए हैं। उसका जो दर्द है वो अभी कम नहीं हो रहा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि भई अगर इनको निकालने के लिए अगर चीरे लगाएँगे तो उससे भी कम नुकसान नहीं होगा। फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा। ऐसे में बेहतर ये होगा कि इन्हें शरीर के अंदर ही रहने दिया जाए। सवाल ये है कि आखिर पैलेट गन चलाने की इजाज़त किसने दी थी? अब 25-30 छर्रे किसी व्यक्ति के शरीर में ही रहेंगे, तो यार वो तो दर्द भी करेंगे, जीवन में आगे तंग भी करेंगे। तो ये एक एक बात मुझे लगती है। दूसरी बात ये भी है कि जो जिस व्यक्ति को, जिस लड़के को आँख में छर्रा लगा है, उसकी आँख सर्जरी करवाई जा रही है। तो ईएनटी यानी कि आई जो डिपार्टमेंट होता है, उसमें उसका ऑपरेशन चल रहा है। देखते हैं कि क्या स्थिति रहेगी, उसकी आँख की रोशनी बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, ये भी एक मामला है। डॉक्टर कह रहे हैं कि मुश्किल है।
जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे और जेपी नड्डा ने कहा कि भाई क्यों गए थे। तो उन्होंने खैर जो इरशाद शेख नाम है, उन्होंने सारी बात अपनी बताई है। और कम से कम 4 ऐसे केस आए हैं जिसमें पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है दिल्ली में। इससे पहले पैलेट गन का इस्तेमाल आपने किसान आंदोलन में देखा था, अब यहाँ दिल्ली में देखा है। तो जी, स्थिति तो बुरी है। तकरीबन 40 के आसपास पैलेट गन लगे हुए हैं उस लड़के के पास, और 3:30 बजे कनॉट प्लेस के पास वहां पे उसके ऊपर पैलेट गन चलाई गई थी। खैर एक बात यही है कि जेपी नड्डा अब कितना ही कुछ कुछ दिखावे करते रहे हैं, पर स्थिति बहुत बुरी है। जी, बिल्कुल। इससे आगे अगर बढ़ें तो उधर राहुल गांधी अपने विपक्षी नेता होने की भूमिका में लगे हुए हैं लगातार। उनकी जैसे पहले बात की कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अभी पूरे तरीके से घेरने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, और उधर खड़गे भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री सदन में आकर जवाब दें, क्योंकि उन्होंने वीडियो जारी की थी। अभी कार्यवाही भी टल गई है आगे 3 दिनों तक। हाँ, आज जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, राहुल गांधी, वो बोलने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन उनको तुरंत बोलने की अनुमति नहीं दी गई। 5वां दिन था आज, 5वें दिन भी पेपर लीक का मुद्दा ही, नीट पेपर वाला ही हावी रहा, और बाहर भी हंगामा हुआ। आपने देखा होगा कि बाहर भी लगातार बातें हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हैं। सेम लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में खूब नारेबाजी हुई है। उसके बाद 12 बजे के आसपास 11 बजे एक बार स्थगित हुआ, फिर 12 बजे दोबारा बैठने की मामले शुरू हुए, लेकिन फिर स्थगित करना पड़ा। फिर जो है बात करें कि नारेबाजी होने लगी। अब 27 जुलाई तक ये सस्पेंडेड है। ये बड़ा बड़ा संभव है कि ये जो सेशन है, ये क्या पता वॉश आउट हो जाए। वॉश आउट पार्लियामेंट की लैंग्वेज में उसे कहा जाता है जिस सेशन में बातचीत ही ना हो पाए, कोई बात ही ना रख पाए। तो ये बहुत संभव है कि ये सेशन अब की बार पूरा वॉश आउट हो जाए। खैर देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि आज सेशन नहीं चल पाया, और पिछले 5 दिन से सेशन नहीं चल पाया है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आगे बढ़ें उधर, ये एक दावा सामने निकल के आ रहा है कि वांगचुक की जो भूख हड़ताल खत्म करवाई गई है कल रात, उस हड़ताल को तुड़वाने में एक कांग्रेसी सांसद का रोल नज़र आ रहा है। देखिए, वैसे तो अब अलग-अलग दावे हैं। जो सोनम वांगचुक हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी जो भूख हड़ताल में कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं विवेक तन्खा, उन्होंने जेपी नड्डा से और सरकार से बैक चैनल बात करके 3 दिन में उनकी भूख हड़ताल खुलवाई है। ठीक है? उनके जो देखिए, सोनम वांगचुक को लेकर अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि उसने क्यों भूख हड़ताल तोड़ी, और वो तो बहुत छोटे में ही मान गया, ये सब बात हो रही है। लेकिन सोनम वांगचुक की तबीयत, भाई उनके जो बाथरूम था उसमें कीटोन लेवल आने लग गए थे। कीटोन लेवल मतलब शरीर में जब शरीर ही शरीर को खाने लग जाए, उसको कीटोन लेवल बढ़ना बोलते हैं। तो खैर, और 27 दिन हो चुके थे भूख हड़ताल के ऊपर, और उनकी उम्र भी आप देखिए। जेपी नड्डा ने उनको जूस पिलाया, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि सोनम वांगचुक ने ये कहा था कि मैं भूख हड़ताल ना अपनी वो जो ले के काउंसिल के जो लोग हैं उनके हाथ से खुलवाऊंगा। लेकिन मौके पे मंत्री भी पहुंच गए, तो खैर अब वो स्थिति ऐसी होती होगी कि उसमें फोटो वोटो खिंच गए, और एकदम से ऐसे लग रहा है कि सोनम वांगचुक जैसे बिक गए हों। मतलब ये बिक गए हों, इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जितने भी लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। पर हाँ, ये जरूर है कि उनके बॉडी में कीटोन लेवल बढ़ रहे थे, और उनकी जो शरीर है वो शारीरिक उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। तो उनकी पत्नी को, उनके साथियों को चिंता थी, और वो जैसे भी सरकार से जो भी बातचीत हुई, बैक चैनल के थ्रू हुई 3 दिन से, तो वो हो गया है। और उन्होंने ये कहा है कि बच्चों के ऊपर केस ना किए जाएँ, जो बच्चे और जवाबदेही तय हो। सरकार ने वांगचुक ने जो भूख हड़ताल तोड़ने के 5 कारण बताए। एक तो यही प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर केस दर्ज नहीं करने का आश्वासन मिला है। दूसरा, पेपर लीक और जो एग्ज़ाम लिए जाएँगे उसमें जवाबदेही पर संसद में चर्चा कराने का आश्वासन मिला है। तीसरा, आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवज़ा देने पर सहमति बनी है। चौथा, 65 सांसदों ने संसद में मुद्दा उठाने का भरोसा दिया है। पाँचवाँ, आगे भी आंदोलन जारी रखने के लिए अनशन समाप्त करने का फैसला लिया गया। उन्होंने एक हिसाब से ये कहा कि मेरा भैया आंदोलन तो चलता रहेगा, सिर्फ मैं अपना अनशन
समाप्त कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया था, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूँ कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वज़न फिर से प्राप्त करें। मैं प प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सोनम जी स्वस्थ रहें। तो ख़ैर नरेंद्र मोदी भी अब काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। जैसे ही सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल टूटी, उन्होंने तुरंत ट्वीट करके ये सारी बात कही। जी, जी। और इससे आगे बढ़ें तो उधर स्पेशल कमिश्नर बोले हैं कि सभी कर्मचारियों को नेम प्लेट लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। पहले जैसे हम देख रहे थे कि प्रोटेस्ट 20 तारीख को जब ये सारा कुछ हो रहा था, उस समय भी बच्चे उठा रहे थे सवाल कि सबकी नेम प्लेट्स गायब हैं। वो त तब अतरंगी-अतरंगी जवाब भी सामने से आए कि गर्मी लगने की वजह से उतार दिए हैं, ऐसी बातें। देखिए दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं अनिल चौधरी, उन्होंने ये कहा है कि अभी सभी पुलिस वालों को वर्दी के ऊपर नेम प्लेट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको पता ही है कि 20 जुलाई को बिना वर्दी और नेम प्लेट के लोगों ने लाठीचार्ज किया था, तो उसके ऊपर पत्रकारों ने सवाल भी किया उनसे, तो उन्होंने मना कर दिया इसके ऊपर कुछ भी बोलने से। खैर आपने विजुअल देखे होंगे कि नेम प्लेट छोड़ो, जो ड्रेसेस इन्होंने पुलिस की नहीं पहन रखी थी, उन्होंने भी लाठीचार्ज किए थे। तो वो भी बात है। अनिल ने कहा कि हमारे जो अभी जो वॉलंटियर हैं और जो हमारी पुलिस है वो ठीक काम कर रही है। ख़ैर स्थिति ये है कि जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उनको ये कहना पड़ा है कि जिन पुलिस वालों ने छात्रों के साथ बदतमीज़ी की, महिला छ म जो फीमेल स्टूडेंट्स थे जिनके साथ बदतमीज़ी की है, छेड़खानी की है, उनको सज़ा भी दी जाएगी। तो ख़ैर वो देखते हैं कि कितने अमल में आता है, क्योंकि ऐसी सैकड़ों वीडियोज़ हैं जिसमें लड़कियों को पीटते हुए मेल पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है, क्या नहीं की जाती है। तो पुलिस कह तो रही कि हम ये कार्रवाई करेंगे। ख़ैर दिल्ली पुलिस एक तरफ तो सरकार के साथ बातचीत ये हो रही है कि भई कोई केस ना दर्ज किए जाएँ छात्रों के ऊपर। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने एआई की मदद से 216 लोगों के ऊपर मुकदमे दायर किए हैं। उसमें ये कहा है कि ये क्रिमिनल थे, ये स्टूडेंट नहीं थे। तो 216 लोगों को चिन्हित किया है और ये कहा है कि इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसलिए अब इनकी जाँच की जाएगी। ख़ैर 4-5 जो क्रिमिनल थे, उनकी तस्वीरें जारी की हैं। उसमें कई कम उम्र के भी लग रहे हैं। अ तो अभी यही है कि संदिग्धों की जाँच भी की जा रही है। स्थिति देखते हैं कि क्या बनता है, और एआई फेशियल जो रिकॉग्निशन सिस्टम है, उसके थ्रू जो है वो जाँच की जा रही है। जो आरएएफ ने पैलेट गन मारे थे, उसको लेकर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देख चुके होंगे। उन्होंने तो स्टूडेंट के पैलेट गन के वो निशान ही दिखाए थे। ख़ैर स्थिति बहुत अजीब किस्म की है। सीधी-सी बात ये है कि दिल्ली पुलिस केस तो दर्ज कर ही रही है और स्टूडेंटों पे क्रैकडाउन तो वो करेगी। अब देखते हैं कि सोनम वांगचुक और जो कोकरोच जनता पार्टी की सरकार से बात हुई है, उसका कितना असर होता है। स्टूडेंटों को छोड़ा जाएगा या फिर उनके ऊपर ऐसे ही केस दर्ज किए जाएँगे, तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। बिल्कुल। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पे भी रोक लगा दी है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि इन दिनों में तो खासे पेज ही बन बन गए हैं, स्पेशली जिन पर अपलोड ही कार्रवाई की जाती है, अलग-अलग फैसले या फिर किसी भी किस्म की झड़प, या कोई बीते दिनों में हमने देखा था एक जन ने तो कागज़ ही उठा के मारे थे सीधे गालियाँ देते हुए। ऐसी बातों को लेकर मना किया है या फिर कारण कोई सीरियस है? देखिए आपको पता ही है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी ठीक-ठाक किरकिरी हो रही है। ठीक है। हालाँकि उन्होंने आज ये कहा है कि सूर्यकांत ने ये कहा कि कोई पिटीशन दाखिल ही नहीं की गई थी जो मैंने ठुकराई हो कोकरोच जनता पार्टी के नाम से, सीजेपी के आंदोलन की। पहले कहा था वीडियो देखने का समय नहीं है, उसी को इन्होंने चला दिया। तो ख़ैर उन्होंने ये कहा है कि ग उन मीडिया रिपोर्टों को गैर ज़िम्मेदार बताया है, रिपोर्टिंग बताया जो सीजेपी प्रदर्शन से जुड़ी हुई उनकी बात को कह रहे हैं। मैं किसी निधित्व का रिट याचिका कैसे मान सकता हूँ, और लोग इस प्रकार लापरवाही से रिपोर्टिंग करते रहते हैं। तो एक आपको पता ही है कि जो लगातार सूर्यकांत हैं, वही भारत की जुडिशरी का भट्ठा बिठा रहे हैं। उन्हीं ने ये फैसला लिया है कि जो कोर्ट रूम की जो वीडियो कवरेज है,
वो सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं की जा सकती। कह रहे हैं कि ये कोई 24 घंटे मनोरंजन चैनल नहीं है। अरे मनोरंजन चैनल की बात ही नहीं है। आप जो वहाँ पर शब्दावली बोल रहे हैं, आप कोर्ट में जो मूर्खताएँ कर रहे हैं, उसको तो लोग फिर पोस्ट करेंगे ही ना, आपके खिलाफ भड़ास तो निकालेंगे। ये कैसे हो सकता है? ख़ैर, उन्होंने रोक लगा दी और उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाइयाँ हैं, वो सोशल मीडिया पे आगे से नहीं डाली जाएँगी। जी, जी। और उधर पूर्व सीएम चन्नी के इस्तीफे की चर्चा भी चल रही है, क्या है इसका पूरा सच? देखिए, लगातार 2 दिन से हाईकमान के साथ जो मीटिंग हो रही है, उसमें ये स्थिति बनी हुई है कि चरणजीत सिंह चन्नी राजा वड़िंग के प्रधान रहने पर एग्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये माना जा रहा है कि अगर हाईकमान इस बात पे अड़ा रहा कि राजा वड़िंग ही प्रधान बना रहेगा, तो ये कहा जा रहा है कि 2027 के चुनाव से पहले कमेटी के चेयरमैन पद से चरणजीत सिंह चन्नी इस्तीफ़ा दे सकते हैं। खैर मीटिंग में कई नेता मौजूद थे। उनके मुताबिक केसी वेणुगोपाल की अगुवाई में हुई बैठक में चन्नी गुट ने फिर से बागी तेवर अपनाए हैं। चन्नी ने पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल को यहाँ तक कह दिया कि पंजाब में मौजूदा प्रधान अमरिंदर सिंह राजावड़ी वड़िंग की अगुवाई में कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती है और वड़िंग कुर्सी पर बरकरार रहे तो हार या जीत की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो खैर पार्टी सोर्सेज के मुताबिक तल्खी तब ज्यादा बढ़ी जब कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने चरणजीत सिंह चन्नी समेत उनके गुट के नेताओं को कहा कि पार्टी ने आपको इतना बड़े पद दिए हैं, आप फिर भी साथ चलने को तैयार नहीं है। यह सुनते ही चन्नी ने पलटकर कहा कि अगर ऐसा है तो वह कैंपेन कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे देते हैं। इस दिल्ली में जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में जो राजा वड़िंग थे वो चुप रहे, लेकिन जब चन्नी गुट ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो राजा वड़िंग ने कह दिया कि अगर नेताओं को उनसे प्रॉब्लम है तो इस्तीफा दे देते हैं, जिस पर केसी वेणुगोपाल ने उन्हें टोक दिया और कहा कि राजा वड़िंग को हाईकमान ने प्रधान बनाया है, वही प्रधान रहेंगे। तो केसी वेणुगोपाल ने सुखजिंदर रंधावा को भी मीटिंग में कहा कि पिछली मीटिंग में जब सब कुछ ठीक हो गया था तो फिर आप राजा वड़िंग के खिलाफ स्टेटमेंट क्यों दी? जिस पर सुखजिंदर रंधावा ने भी ये कहा कि उन्होंने जो कहा सच कहा। खैर केसी वेणुगोपाल बाद में मीटिंग छोड़ के चले गए। वेणुगोपाल के जाते चरणजीत सिंह चन्नी भी मीटिंग से चले गए। चन्नी गुट की नाराजगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, उनमें से किसी ने हाईकमान के साथ हुई बैठक की फोटो सोशल मीडिया पे शेयर नहीं की है। हालांकि जो चन्नी के करीबी हैं वो इस्तीफा वगैरह देने से मना कर रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत भयानक बनी हुई है और चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं लगातार हाईकमान को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राजा वड़िंग है उनकी अगुवाई में पंजाब में चुनाव नहीं जीता जा सकता, लेकिन केसी वेणुगोपाल एक तरफा राजा वड़िंग के हक में है। अब सारा दामोदर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ऊपर है। देखते हैं कि राहुल गांधी क्या फैसला लेते हैं, लेकिन सभी को ही पंजाब में ये लगता है कि भाई राजा वड़िंग की अगुवाई में तो कम से कम कांग्रेस चुनाव जीत नहीं सकती। फिर पता नहीं क्यों जो कांग्रेस है वो जो ये हाईकमान जो भूपेश बघेल हों या फिर केसी वेणुगोपाल हो, फिर क्यों राजा वड़िंग के नाम पर अड़े हुए हैं। खैर अगर राहुल गांधी ने भी राजा वड़िंग का इनाम आके रखा तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की स्थिति कोई बहुत बेहतर रहेगी 2027 के चुनाव में। फिर तो कांग्रेस पिछड़ती हुई मुझे नजर आएगी। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी एक नई पार्टी पंजाब में बना सकते हैं और उसका अलायंस अमृतपाल सिंह की पार्टी से हो सकता है। इस किस्म की भी चर्चाएं लगातार तेजी से पंजाब में चल रही हैं। अभी कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है तो आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन हाँ ये बात बहुत क्लियर है कि चरणजीत सिंह चन्नी राजा वड़िंग के नाम पर तो नहीं मानेंगे और हाईकमान पता नहीं ये बेवकूफ़ी भरा फैसला क्यों ले रहा है कि वो लगातार राजा वड़िंग को आगे कर रहा है। बिल्कुल, ये समझ से बाहर है सबके कि क्यों राहुल गांधी और बाकी पलटन समझ नहीं पा रही कि एक्चुअल में राजा वड़िंग की पंजाब में क्या सिचुएशन है, क्या वो होल्ड कितना रखते हैं। खैर, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।